इतने सारे लोग हैं जो घर, शादी, बच्चा, रोजगार, प्यार सब देने की बात कर रहे हैं। इससे आगे महेश गुप्ता क्या दे सकते हैं मेरे व्यूवर्स? उस पापी शख्स को जिसने सारी जिंदगी पाप किए हों मुझे सौंप दो सर, उसका घर दे दूंगा ऐसा, उसके सारे पाप कर्म वहीं धुल जाएंगे उस घर में। मैंने पैसे से वास्तु हासिल नहीं किया कि आज सिर्फ दरवाजे खिड़कियों को लेकर चर्चा रहती है कि रंग बदल दो, दरवाजे बदल दो, खिड़की बदल दो। तो जब कर्म से ही सब कुछ मिलना है हमको, तो फिर हम वास्तु क्यों समझते हैं? सबसे पहला कर्म है अपना वास्तु बनाना। एक दिन में नहीं बना, महीनों में नहीं बना, सालों में नहीं बना, ये हजारों साल, लाखों साल का इतिहास है। जिनके घर सीमेंटेड होते हैं वो बड़े परेशान। अगर आपका वास्तु ठीक नहीं है, मेरी गारंटी है आप अच्छे कर्म कर ही नहीं सकते। मैथ्स का बहुत टफ पेपर आया, फिजिक्स का भी बहुत टफ पेपर आया, तो लोग परेशान हैं। वो कुछ भी कर सकता है, वो आपके नंबर बढ़ा भी सकता है, इग्नोर भी कर सकता है। नाखून बहुत चबाते हैं और पैर बहुत हिलाते हैं। कई बार टोका लेकिन मान नहीं रहे। अगर खराब वास्तु है तो पैर नहीं सब कुछ हिलेगा। ये वर्चुअल वास्तु है क्या? अगर वास्तु खराब है तो सर हवस तो आनी निश्चित ही है। लेकिन सर नौकरी चाहिए, वो भी सरकारी, कैसे मिलेगी? जिस डिपार्टमेंट में चाहिए, जो आपकी काबिलियत है उसके अनुसार आप उस डिपार्टमेंट का एक चित्र लें। घर में प्रवेश करते वक्त क्या हमें खास बात ध्यान रखना है? आप सर डेली जब भी अपने घर में आए कोई ना कोई फल सब्जी जरूर लाएं। कोई इंटरनेट पे समझा रहा था कि अगर दारू की बोतल के साथ प्रवेश करते हैं घर में तो शुक्र मजबूत हो जाता है। आज जिस चीज को हम विनाशकारी चीज मानते हैं उससे तो लोग शुक्र मजबूत कर रहे हैं। तो सर किसी मरते हुए व्यक्ति का कमरा बदल के उसकी जिंदगी को बचाया जा सकता है? सबसे पहली राशि तो ये मेष राशि है। इसकी स्थिति बहुत खतरनाक, सबसे ज्यादा खतरनाक इसी की है। टूटती हुई शादियों को कैसे बचाएं वास्तु के जरिए? हालांकि 25-26 में सत्ता परिवर्तन के योग बने आ रहे हैं। खो दिया तुमको तो यही पूछते फिरते हैं, जिसकी तकदीर बिगड़ जाए वो क्या करता है? वो कुछ नहीं करता जनाब। हर शुक्रवार को शाम 6 बजे वास्तु ग्लोबल के इस पॉडकास्ट के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि यहां से तकदीर को संवारने का काम होता है, दिक्कतों को खत्म करने का काम होता है और मुश्किल भरी राह से मंजिल तक आपको पहुंचाने का काम होता है। मैं हूं आपके साथ घनश्याम, और ये सारे काम कौन करता है? वो करते हैं जिनको 45 साल से ज्यादा का वास्तु का अनुभव है, और आपके साथ ये जो रिश्ता है वो काफी खूबसूरत होता जा रहा है, और आप समझ रहे हैं कि उनकी कही हुई बात आपके दिमाग में नहीं बल्कि दिल में उतरती है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं वास्तु ग्लोबल के फाउंडर और इस पॉडकास्ट के खास मेहमान डॉक्टर महेश गुप्ता। डॉक्टर महेश, स्वागत है आपका। नमस्कार। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। सर, वास्तु क्या है और इसका इतिहास क्या है? कई व्यूवर्स से समझना चाहते थे, क्योंकि अलग अलग टाइप के व्यूवर्स हमारे साथ कमेंट में जुड़ रहे हैं। किसी को फॉरेन राहत चाहिए, कोई डीप में जाना चाहता है, और आपको दोनों ही चीजें आती हैं। तो सर वास्तु का इतिहास थोड़ा सा बताइए ना आज। सर जब इंसान पैदा हुआ ना ये और थोड़ा सा उसको होश आई, ये वास्तु तब से बनना शुरू हो गया जब वो अपने आसपास एक सिस्टमेटिकली बदलाव देखता था। डेली सूरज का निकलना, डेली छिप जाना, डेली उधर से इधर से। उसने फिर ये डायरेक्शन बनानी शुरू कर दी कि सूरज इधर से आता है और इधर जाता है। अच्छा। अब धीरे धीरे सब चीज़ें, अब वो याद कैसे रखे, उसने पत्थरों पे लिखना शुरू किया, शिलालेख जिसे बोला जाता है। कुछ ने फिर पत्तों पे लिखना शुरू किया, और धीरे 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 हमारा वैदिक युग आया, पौराणिक काल आया, और आज आधुनिक काल में हम जी रहे हैं। वास्तु शास्त्र का निर्माण हुआ और बदलाव हुए, और आज हम यहाँ खड़े हैं। तो ये वास्तु शास्त्र का इतिहास है जी। वैदिक काल में बड़े ऋषि मुनि हुए। 18 ऋषि मुनि ऐसे थे जो जिन्हें प्रवर्तक कहा जाता है वास्तु का, जिन्होंने काफ़ी ग्रंथ इसके बारे में लिखे, वास्तु के बारे में। तो इस तरीके से वास्तु का एक लंबा चौड़ा इतिहास है, और ये एक दिन में नहीं बना, महीनों में नहीं बना, सालों में नहीं बना, ये हजारों साल, लाखों साल का इतिहास है। अब कोई ये कहे जी मैं 2 महीने, 5 महीने, साल में, 2 साल में पढ़ के इसको पारंगत हो जाऊंगा, नहीं हो सकता। अच्छा। इसके लिए सर जीवन दांव पे लगाना पड़ता है। मेरे पास एक आज वास्तुशास्त्री हैं, वो मेरे पास आए, शायद 98 या 97 की बात है, कि जी हमें आप वास्तु सिखा दीजिए। मैंने कहा देखो, मैंने पैसे से वास्तु हासिल नहीं किया कि मैं पैसा लेके आपको सिखा दूँ। मैंने इसके लिए बहुत कुछ खोया है और बड़ी तपस्या की है, तब कहीं जाके मुझे छोटा सा एक ज्ञान मिला है। मैं आपको ईमानदारी से कुछ ट्रांसफ़र शायद नहीं कर पाऊँगा, तो आप
कहीं और से सीख लीजिए, मैं आपको अभी इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं आपको सिखा सकूँ। वो थे और उनकी एक और साथी थी, तो उन दोनों ने मुझसे आग्रह किया कि हमें सिखा दें। फिर उन्होंने मुझे कहा जी आप भवन कुंडली बता दीजिए कैसे बनती है। मैंने कहा मैं नहीं बता पाऊँगा ना। मैं 2 चीज़ें होती हैं, एक हम अपने आप को सक्षम समझें कि यस आज हम सिखाने के लायक हो गई, एक हम अहंकारवश ना सिखाएं। तो दोनों चीज़ें वहाँ नहीं थी। मैं अपने आप को हमेशा तुच्छ समझता रहा कि अभी मैं इस काबिल नहीं हुआ कि मैं किसी को कुछ सिखा सकूं, क्योंकि मेरा अपना ही ज्ञान पूर्ण नहीं हुआ था। वैसे तो एक कहावत है कि ज्ञान कभी पूर्ण होता ही नहीं, इसकी अनंत सीमाएं हैं, तो ये कभी पूर्ण नहीं होता। और वो हुआ भी। हमने एक दरवाज़ा खोला, 10 बंद मिले, 10 खोले 20 बंद मिले। तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन हमारे खड़े होते रहते हैं। तो इसलिए सर ये जो वास्तु क्या ज्ञान है ये अनंत है, और इसको हासिल करना कोई मजाक नहीं है। आज सिर्फ दरवाजे खिड़कियों को लेकर चर्चा रहती है कि रंग बदल दो, दरवाजे बदल दो, खिड़की बदल दो, यहाँ होना चाहिए दरवाज़ा, यहाँ होना, बस यहीं तक सीमित रह गया है, आगे कोई नहीं जाता सर। जबकि ये इतनी गहराई है इसमें कि आदमी डुबकी लगाए तो बाहर आना मुश्किल, इतनी गहराई है इसमें। और सर मैंने उसको हासिल किया, बहुत सीमा तक हासिल कर लिया है। मैंने कैसे जाना कि मेरे पास मैं कुछ ज़्यादा जान गया हूँ, क्योंकि जब मैंने समाज में देखा कि लोग कहाँ हैं, कहाँ खड़े हैं, लोगों को क्या बता रहे हैं, तो मैं बड़े अचंभित हुआ और मुझे अल्टीमेटली सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा, और मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। तो सर पिछले पॉडकास्ट में हमने कई व्यूवर्स से कहा था कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट में अपने सवाल या अपनी बातें जरूर करें। जी जरूर। तो सर एक व्यूवर ने लिखा कि भाई महेश जी आप कहते हैं कि कर्म करने में बहुत बड़ा काम है, कर्म करने चाहिए, तो जब कर्म से ही सब कुछ मिलना है हमको, तो फिर हम वास्तु क्यों समझें या वास्तु क्यों बदलें? बिल्कुल ठीक कहा। सबसे पहला कर्म क्या है इंसान का? सबसे पहला कर्म है अपना वास्तु बनाना, अपने रहने का निर्माण करना, अपने रहने की व्यवस्था करना। सबसे पहला कर्म। भाई आप पेड़ के नीचे रहेंगे, आप झुग्गी में रहेंगे, आप महल में रहेंगे, अपनी व्यवस्था तो करेंगे कहीं रहने की, ऐसी व्यवस्था होगी जो सुरक्षित हो, जिसमें आप रह सकें, वो व्यवस्था तो करेंगे। जब आप वो व्यवस्था करेंगे तो इसका मतलब पहला कर्म तो आपने वही किया। और अगर वो कर्म आपका खराब हो गया तो पूरा जीवन खराब, सारे कर्म खराब। लोग कहते हैं जी हमने तो बड़े बढ़िया कर्म किया, हमने तो कोई पाप नहीं किया, हमने कभी ये नहीं किया, हमने कभी वो नहीं किया। अगर आपका वास्तु ठीक नहीं है, मेरी गारंटी है आप अच्छे कर्म कर ही नहीं सकते। अगर वास्तु खराब है आप दूषित कर्म करेंगे। अब यहाँ वास्तु में मैंने पहले भी बताया कि वास्तु के अंदर क्या क्या होता है। वास्तु में होता है दिग, दिशा और काल। आपकी दिशाएं खराब हैं, आपका स्थान खराब है, आपका काल यानी कि आपकी एस्ट्रोलॉजिकली भी आप दूषित हैं, आप अच्छे कर्म कर ही नहीं सकते ना। आप एक बार पाप कर्म करेंगे, पीड़ित हो जाएंगे, उससे गिर जाएंगे, अगला जन्म आपको फिर भोगना पड़ेगा, फिर आप वही कर्म करेंगे, फिर भोगना पड़ेगा, और ये चेन लगातार चलती रहेगी। अब लोग गंगा जी जाते हैं अपने पाप कर्म धोने के लिए, लोग मंदिरों में जाते हैं अपने पाप कर्म धोने के लिए, लोग पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं अपने पाप कर्म धोने के लिए। कहीं जाने की जरूरत नहीं है सर। उस पापी शख्स को जिसने सारी जिंदगी पाप किए हों मुझे सौंप दो सर, उसका घर दे दूंगा ऐसा, उसके सारे पाप कर्म वहीं धुल जाएंगे उस घर में, और आगे के लिए जन्म जन्मांतर तक वो शुद्ध होकर जाएगा। तो सर ये घर आपको, पहला कर्म आपने घर बनाने का करना है। आप स्वतंत्र हैं, आप एक घर बनाइए, आप स्वतंत्र हैं, उसको कैसा भी बनाइए, खराब या अच्छा। अगर आपने अच्छा घर बना लिया, वो घर आपके कर्मों को बाध्य कर देगा अच्छा और बुरा करने के लिए। आप कर ही नहीं सकते ना, आपके हाथ से कोई खराब काम होगा ही नहीं, आपके कोई पाप करोगे ही नहीं। लोग तरसते हैं सर, सन्यासी बन जाते हैं, जाके कंदराओं गुफाओं में बैठ बैठ के तप करते हैं। नहीं करने की जरूरत सर, कुछ नहीं करना। आपने एक अच्छा घर बनाना है, उसमें रहना है, बस सोना है उसमें, आपको हर चीज की प्राप्ति हो जाएगी। सर इतने सारे लोग हैं जो घर, शादी, बच्चा, रोजगार, प्यार सब देने की बात कर रहे हैं, इससे आगे महेश गुप्ता क्या दे सकते हैं मेरे व्यूवर्स को? सुकून, अच्छी लाइफ। देखिए हमारी कई स्टेज होती हैं, जब हमारी प्रायोरिटीज जो होती हैं वो बदलती जाती हैं। जब हम छोटे होते हैं अज्ञानता ज़्यादा होती है और हम अपने ऊपर फोकस करते हैं, मैं
मैं ये, मैं वो। हम बड़े होते हैं, हम अपने माँ बाप को अपनी प्रायोरिटी देना शुरू कर देते हैं। थोड़े और बड़े होते हैं, माँ बाप को प्रायोरिटी देते हैं। यहाँ मैं वास्तु की बात नहीं कर रहा, वो खराब है अच्छा है, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। हम थोड़े और बड़े होते हैं, हमारी शादी होती है, हमारा जो स्पाउस होता है हम उसको प्रायोरिटी देना शुरू कर देते हैं। हम और बड़े होते हैं, हमारे बच्चे हो जाते हैं, हम उनको प्रायोरिटी देना शुरू कर देते हैं। आप यही सारे आयाम डीपी पे देखेंगे। आपके फ़ोन में जो डीपी लगी है, पहले उसकी खुद की डीपी लगी होगी, फिर जब उसके शादी होगी उसकी वाइफ के साथ उसकी डीपी पे बदल जाएगी, फिर जब बच्चे होंगे तब सिर्फ बच्चों की आ जाएगी, और जब उसके माता पिता चले जाएंगे तो सिर्फ माता पिता की आ जाएगी। तो ये सारी स्टेज हमारी चेंज होती चली जाती हैं। तो सर, आप हर स्टेज में सुखी जीवन, सुखद सुकून के साथ जिएं, ये बहुत बड़ी बात है। ये हवस पैसे की, आन की, शान की, बान की, ये सब खत्म हो जाती है जब आपके जीवन में सुकून आ जाता है और आप जन्म जन्मांतर तक किसी के ऋणी नहीं रहते। ना माँ बाप के ऋण किससे रहते हैं, ना आप पति पत्नी के ऋण से रहते हैं। आप मुक्त होते चले जाते हैं और अल्टीमेटली आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो सर, इसलिए सुकून बड़ा ज़रूरी है, और वह तभी आएगा जब आपका वास्तु ठीक होगा। अगर वास्तु खराब है तो सर, हवस तो आनी निश्चित ही है। यहाँ फिर मैं एक बात कहूँगा कि हम 3 चीज़ें लेते हैं, दिक्, दिशा और काल। आपकी हॉरोस्कोप, आपका भाग्य, आपके भाग्य में क्या लिखा है, और आपके दिशाएं क्या हैं, और आपका स्थान क्या है। दिशाएं और स्थान आपके भाग्य को बदल देती हैं। मान लीजिए आपके हॉरोस्कोप में बड़े पाप कर्म लिखे हुए हैं कि ये तो पापी है, हत्यारा है, फलाना ढमकाना है, आप उसको घर अच्छा दे दीजिए ना सर, सब बदल जाएंगे। उसको रहने के लिए अब अच्छा वास्तु दीजिए, बदल चेंज हो जाएगा। तो मेरा अनुभव भी और मेरा ये मानना है कि कितना ही पापी व्यक्ति हो वो बदल जाता है अच्छे वास्तु से, और जो पाप उसने भोगने होते हैं वो उसको नहीं भोगने पड़ेंगे। लोग कहते हैं ना, जो हमने बोया है वो काटेंगे। यस, काटेंगे। हम नहीं काटेंगे, हमारे रखी हुई लेबर काटेगी उस फसल को, हमारी लेबर काटेगी, हम नहीं काटेंगे। क्योंकि आपने तो अपना वास्तु सुधार लिया और आप निश्चिंत होकर जीवन जी रहे हैं। और फिर भी अगर किसी वजह से आपसे कोई पाप कर्म हो जाता है तो वह समझ लीजिए, लोग माफ़िया मांगते हैं, मुक्ति के द्वार खोलते हैं, मंदिरों में जाके कहते हैं जी हमें माफ़ कर दो, हम पैसे चढ़ा देंगे। कुछ नहीं करना सर, माफ़ हो जाएंगे अपने आप ही। तो सर, ये मैं अगर एक सिंपल सा वर्ड यूज़ करूँ कि ये जादू है, हमारे जीवन के लिए जादू है। और हम जैसे मर्जी हों, हम अपने आप को पाक पवित्र कर सकते हैं। तो सर, वास्तु के जरिए जो आप जादू चला रहे हैं जी, ऐसे कई कमेंट में लोग हैं आपके चाहने वाले, वो कह रहे हैं कि ये जादू हमें भी सीखना है। ये वास्तु सिखाने का काम कब से शुरू कर रहे हैं सर? सर, करना तो मैं काफ़ी टाइम से चाहता हूँ। एक किताब लिख रहा हूँ, शायद 10 साल हो गए। अच्छा। आज तक वो पूरी नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैंने बताया कि मैं जब किसी एक दरवाजे को खोलता हूँ 10 और बंद मिलते हैं, 10 को खोलता हूँ 20 और बंद मिलते हैं। तो ये एक स्थिति दिमाग में चलती रहती है, उससे ऊपर और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। एक छोटी सी कहानी याद आती है जी। वो शायद कोई अच्छे कवि या अच्छे ऋषि हुए हैं, लेखक हुए हैं, कि उसने देखा, एक माँ ने अपने बेटे को देखा कि वो कुछ लिखता है और फाड़ देता है, लिखता है और फाड़ देता है। जो वो देखती है तो सारा घर फटे हुए कागजों से भरा पड़ा है। वो बड़ी परेशान होती है। वो किसी ज्ञानी के पास जाती है कि जी बेटा ऐसे ऐसे करता है। तो उसने उसके वो कागज खोल के पढ़े। कहता है बेटा बड़ा ज्ञानी है, और ज्ञान इतना है कि वो उससे ऊपर सोचता है, और वो अपने आप में निश्चित नहीं कर पाता कि मैं करूं तो करूं क्या। तो उसने कहा जी कोई उपाय है। उसने कहा इसको उड़द की दाल की खीर खिलाओ। अब उड़द की दाल और खीर वो भी, तो वो आदमी को आलसी बनाती है। जब वो खीर उसको खिलाई गई और वो आलसी हुआ तो उसने एक ग्रंथ की रचना की। तो सर, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे उड़द की दाल की खीर खानी चाहिए, पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं जो सोचता हूँ मुझे कुछ टाइम के बाद उससे ऊपर का कुछ और मिल जाता है, और मैं जो पहले सोचा हुआ था वो मेरे लिए नगण्य हो जाता है। मैं इसलिए उस किताब को आज तक कंप्लीट नहीं कर पाया। तो रही पढ़ाने की बात, तो यस, मैं कोशिश करूँगा, मुझे साथ चाहिए। आज मैं अपने आप अकेला कुछ नहीं कर पा रहा,
मुझे ऐसे शिष्य चाहिए, मुझे ऐसे साथी चाहिए जो मेरे इस ज्ञान को लोगों को बांट सके। मैं कितना कर लूँगा ना, मेरे कुछ बंदिशें हैं, उम्र की भी है और हालात भी हैं, तो मैं कितना कर लूँगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ूँ। तो मैं कुछ कर रहा हूँ प्रैक्टिस कि मैं किसी तरीके से जोड़ूँ, क्योंकि मैं इस पढ़ाने की विद्या में निपुण नहीं हूँ। मैं रिसर्च करने में और एज अ डॉक्टर मैं काम कर सकता हूँ, पर मैं पढ़ाने की विद्या में निपुण नहीं हूँ। तो मैं उसको सोच रहा हूँ मैं कैसे करूँ, मुझे यही नहीं समझ आ रहा है। तो आने वाले समय में ख्वाहिश पूरी होने वाली है यस व्यूअर्स की। यस यस, जरूर मैं इस पे काम कर रहा हूँ और बहुत जल्दी आपके सामने मैं डिक्लेयर करूँगा इसको। सर, घर की बात आप करते हैं और अच्छे घर से सब कुछ बदलने की बात करते हैं। एक दर्शक हैं, हालांकि मैं नाम कोट नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने बहुत मार्मिक तरीके से अपनी बात लिखी, कुछ अंश में बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि भाई मैं 12 साल से बेघर हूँ। पहले अपने मकान में रहता था, किसी वजह से वो घर छूटा, फिर मैं किराए के मकान में गया, लेकिन जो अपने मकान में एक बार रह ले वो किराए के मकान में एडजस्ट नहीं कर पाता है। ऐसा नहीं सर, ऐसा मैं उनकी व्यथा आपको बता रहा हूँ सर। और अब वो अपना घर लेना चाहते हैं, क्या हो सर, कैसे ले लूँ अपना घर? देखिए सर, वो बेघर नहीं है, पहले तो ये बात जान लीजिए। कोई बेघर नहीं होता। बेघर वो होता है जो पार्क में, सड़क पे, पटरी पे, उसे बेघर कहा जाता है। जो आपकी बात सुन के समझ में आएगा वो बेघर नहीं है, किसी ना किसी घर में रहते हैं, चाहे वो किराए का हो, चाहे वो झोपड़ी हो, चाहे वो कुछ भी हो। सबसे पहले उनको वो सुधारना चाहिए। अगर वहाँ का वास्तु उन्होंने सुधार लिया तो डेफिनेटली वो अपना घर ले पाएंगे। जहाँ रह रहे हैं वहाँ का, जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का, अगर वो ठीक नहीं है तो चेंज कर लें। ओके, सिंपल। आप नोटिस करेंगे कि जो झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रहते हैं उनके चेहरे खिले हुए, बड़े खुश और बड़े हेल्दी रहते हैं। कोई फिक्र नहीं रहती, कोई फिक्र नहीं। क्यों? क्योंकि उनका घर, उनकी झोपड़ी घास फूस के तिनकों से बनी होती है, जिसमें एनर्जी का मतलब ही नहीं ना कहीं अटकने पटकने का, कहीं रुकने का, कहीं जाने का। हम घर बनाते हैं और सीमेंटेड बना देते हैं, वहाँ एनर्जी को बांध देते हैं। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी विदेशों में कि वहाँ जो हाउस बनते हैं वुडन बनते हैं। ओके, वहाँ दीवारें सीमेंटेड होती नहीं। अब एक कहावत है कि जी वो तो बड़े सुखी होते हैं, विदेशों में सब सुखी हैं, धनवान हैं। यस है, उसके पीछे एक कारण ये भी है, जिनके घर सीमेंटेड होते हैं वो बड़े परेशान हैं। तो मैं अक्सर मतलब दिन में दो तीन विजिट मीटिंग कर लेता हूँ फॉरेन की। तो मैंने वहाँ नोटिस किया कि एक तो वहाँ का सिस्टम अलग है, इंडिया की तरह नहीं है जिसने जो चाहा बना लिया। मकान सिमेट्री में बनते हैं, एक डिज़ाइन के बनते हैं, सड़कें अच्छी खुली चौड़ी सड़क हैं। तो बड़ा मन प्रफुल्लित होता है सब देख के कि हाँ यार, हम कहाँ जी रहे हैं और वो कहाँ जी रहे हैं। तो एक ये बहुत बड़ी बात है कि आपका अगर वुडन हाउस है तो डेफिनेटली आपको एनर्जी मैक्सिमम मिलेगी। तो जो भी घर आपने, अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे ऊपर घर लूँ, अपना घर लूँ, तो आप जहाँ रह रहे हैं उसका वास्तु ठीक है। रेंट का ही घर हो चाहे किराए का घर हो, कोई भी हो, मैं कह रहा हूँ फ्री में किसी रिश्तेदार के यहाँ, किसी के यहाँ भी आप रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, उसका अगर वास्तु ठीक है तो डेफिनेटली ग्रोथ होगी। सर एग्जाम के टाइम पे जब हमने बात की थी, पॉडकास्ट किया था, तो आपने कई रेमेडी बताई थी कि एग्जाम्स कैसे अच्छे हों। अब जो व्यूअर्स हैं वो तो आपको फॉलो करते हैं, छोड़ेंगे नहीं। आप कह रहे हैं सर बच्चों की कुछ एग्जाम खराब भी हो गए, जैसे मैथ्स का बहुत टफ पेपर आया, फिजिक्स का भी बहुत टफ पेपर आया, तो लोग परेशान थे और सोशल मीडिया पे इन दोनों चर्चा भी है। सर अब तो एग्जाम हो गए तो हो गए, अब रिजल्ट अच्छा आ जाए, कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल होता है। देखिए एग्जाम तो जो हो गए हो गए, वही कहानी वापस आ जाती है कि अगर आपका वास्तु ठीक है तो जब एग्जामिनर आपका पर्चा देख रहा होगा, आपका पेपर देख रहा होगा, तो वो कुछ भी कर सकता है। वो आपके नंबर बढ़ा भी सकता है, इग्नोर भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। और अगर वास्तु बहुत ही खराब होगा तो सर कोई उपाय नहीं किसी का भी, कि वो तो डेफिनेटली आपको लॉस तो उठाना पड़ेगा। तो इसके लिए कौन सा उपाय हो सर? सर बहुत सारे उपाय बताए हैं, कितने बताऊँ सर ये तो नंबर का सवाल है, बताना पड़ेगा। देखिए क्योंकि हर घर अलग होता है। मेरे को आज तक जिंदगी में कोई एक घर और दूसरा घर ऐसा नहीं मिला जो दोनों एक से हो। अगर मान लीजिए मैंने ऊपर नीचे भी देखे, सेम पैटर्न होता है, उसके बावजूद भी उसमें फर्क मिलता है मुझे कुछ ना कुछ। चाहे सोने वाले अलग हों, कुछ करने वाले अलग हों, कोई ना कोई चेंज मिलता है। तो हम बिना किसी चीज को देखे उस पर कमेंट नहीं कर सकते, कुछ नहीं बता सकते। एक कॉमन स्थिति, उस बच्चे को रोज सैर पे लेके जाएं, किसी पार्क में लेके जाएं,
और या वो बच्चा अगर बड़ा है तो खुद जाए और पार्क में समय बिताए, खेले, गेम्स खेले, फिजिकल एक्सरसाइज करे। उससे क्या होगा, उसकी बॉडी की एनर्जी चेंज होगी, एनर्जी चेंज होगी, उसकी वाइब्स चेंज होंगी, वाइब्स चेंज होंगी तो सामने वाला रिएक्ट करेगा ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एक सरल सा उपाय ये है, अगर मान लीजिए आसपास आपके कोई ग्राउंड नहीं है, कहीं दूर है, आप छत पे जाए ना। पर्पस हमारा सिर्फ और सिर्फ खुली हवा में रहना है। आप किसी भी तरीके से ओपन एयर में रहिए, आप एनर्जी को लीजिए ना। और ज़्यादा बात है, छत पे सोना शुरू कर दीजिए। अब तो गर्मी आ गई है तो छत पे सोना शुरू कर दीजिए, उससे भी फर्क पड़ेगा। तो सर आज असल में मैंने सारे व्यूवर्स के सवाल शामिल किए हैं। तो एक पत्नी ने बहुत परेशान होकर आपसे पूछा है कि भाई मेरे हस्बैंड नाखून बहुत चबाते हैं और पैर बहुत हिलाते हैं, कई बार टोका लेकिन मान नहीं रहे, डॉक्टर महेश कुछ कह देंगे तो शायद कुछ काम हो जाए। देखिए सर, किसी भी जब हम बीमारी, रोग, किसी भी चीज़ की बात करते हैं उसमें दो स्थितियां होती हैं। एक स्थिति ये होती है कि उसके जीन्स या उसके कीटाणु हमारे शरीर में ऑलरेडी हैं, उसका बीज है। और दूसरी स्थिति ये होती है कि उसके बीज हमारे अंदर पहले से नहीं था पर वो धीरे धीरे पनप रहा है। जिस घर में बेसमेंट है उसमें जिस बच्चे का जन्म होता है, जिस घर में बेसमेंट है, और अगर कहीं उल्टी बेसमेंट है फिर तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अगर वहाँ पे किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसको चेस्ट से संबंधित यानी श्वास की परेशानियां हो सकती हैं और वो पैदाइशी होंगी और जीवन भर तक उसको त्रास भोगना पड़ेगा। वही बच्चा जिसका ऐसी स्थिति में जन्म होता है, कॉन्फिडेंस कम होगा। जब कॉन्फिडेंस कम होगा तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, नाखून चबाते हैं, नाखून खाते हैं। सेम स्थिति पैर हिलाने की है। पैर दो तरीके से हिलाया जाते हैं। एक हिलाया जाता है जब आदमी व्यवसाय में आ जाता है, तब जब उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है तो उसके पैर अपने आप काम करने लग जाते हैं, अपने आप हिलने शुरू हो जाते हैं जी, क्योंकि बहुत सारी बातें दिमाग में चल रही होती हैं और वो उनको शफल कर रहा होता है। और दूसरा होता है खराब वास्तु। अगर खराब वास्तु है तो पैर नहीं, सब कुछ हिलेगा सर, पैर भी हिलेंगे, शरीर भी हिलेगा, बड़ी सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो एक घर में हम जब गए तो हमने उनसे पूछा, जी यहाँ किसी की मानसिक स्थिति खराब है, कौन है वो शख्स? तो फिर मिसेज ने हमारी ने बोला कि वो इस रूम में कौन सोता है? उन्होंने बोला जी हमारे पापा सोते हैं। तो हमने कहा उन्हें कोई माइंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम? कहते हैं हाँ जी, पार्किंसम है हमें, उनके हाथ पैर हिलते रहते हैं। तो उन्हें बोला गया कि जी उनको इस रूम से निकालिए और इस रूम में डालिए तो थोड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। अल्टीमेटली रूम चेंज किया गया और ये बात शायद है सन 2000 की। रूम चेंज किया गया। रूम चेंज किया गया तो हमें इतना सुनने को ज़रूर मिला कि जी उन्हें फ़र्क पड़ गया है और मेडिसिन जो है काम करना शुरू कर दिया है। तो अब हमने जब हम रूम चेंज करवाते हैं तो डेफिनेटली ये बीमारी भी और बीमारियां भी, क्योंकि होम्योपैथी की तरह होता है। जब आपकी एक बीमारी, अगर उंगली की चोट ठीक करनी है तो पूरे शरीर के अंदर बदलाव आएंगे तब वो चोट ठीक होगी। तो इसलिए जब हम स्थान चेंज कराते हैं तो ये धीरे 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 सारी चीज़ें अपने आप रिमूव होने लग जाती हैं या कम होने लग जाती हैं। तो इस तरीके से इसके पीछे भी कि हमारे अगर हाथ पैर हिल रहे हैं, हम नाखून खा रहे हैं, इसके पीछे वास्तु काम करता है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसका रोल रहता ही है। ठीक है सर, अपने पॉडकास्ट में आप लगातार जिक्र करते हैं वर्चुअली वास्तुशास्त्र का, तो सर ये वर्चुअल वास्तुशास्त्र पे हमारे व्यूवर चाहते हैं कि एक पूरा पॉडकास्ट हम करें, तो ये तो हम करेंगे सर, लेकिन आज कुछ अगर छोटा ग्लिम्स में आप समझा पाएं कि सर ये वर्चुअल वास्तु है क्या? दो चीज़ें होती हैं इस संसार के अंदर, एक फिजिकल, एक वर्चुअल। फिजिकल जो हमें आप, मैं, हम सब नज़र आ रहे हैं एक दूसरे को, भौतिक और अभौतिक। और वर्चुअल जो चीज़ ना हो, जिसका वजूद ना हो पर है। ओके। अब मान लीजिए आपकी स्थिति उस चेयर की बनती है और आपको मजबूरी है यहाँ बैठना, तो हम क्या करेंगे, आपकी फ़ोटोग्राफ लेंगे और उस चेयर पर लगा देंगे। ओके।
हमने क्या किया, वर्चुअली आपको शिफ्ट कर दिया वहाँ के लिए। इसी तरीके से हम जब मंदिर की बात करते हैं और चीज़ों की बात करते हैं, तस्वीरों की बात करते हैं, या हम पितरों की तस्वीरों की बात करते हैं, तो वो भी वर्चुअल वास्तु है। हम वर्चुअली उनको प्लेस कर रहे हैं उस जगह पे। जिस चीज़ को हम फिजिकली चेंज नहीं कर पाते, एक व्यक्ति को, एक बच्चे को चेंज नहीं कर पाते, बच्चे का रूम नहीं बना पाते, उसको हम वर्चुअली चेंज करते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि बच्चों की फ़ोटो जो है नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में लगानी चाहिए। अब आपने बच्चे को सुलाया, बच्चा 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे सोया, उसके बाद उठ के वो चला गया। आपने उसकी तस्वीर नॉर्थ में एक वॉल पे लगा दी, वो तस्वीर 24 घंटे वहाँ लगी हुई है। वहाँ क्या काम कर रहा है, वो उसकी डायरेक्शन, जो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है, वो उसकी तस्वीर को ऊर्जा दे रही है। और जब तस्वीर को ऊर्जा दे रही है तो उस आपके बेटे के अंदर ऊर्जा आ रही है और वो मल्टीप्लाई होने के कगार पे आ जाएगा। उसकी ग्रोथ होगी, बहुत बढ़िया ग्रोथ होगी, भटकेगा नहीं, इधर उधर नहीं जाएगा, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। तो ये इसे हम वर्चुअल वास्तु कहते हैं। आपके कोई भी पूरे संसार में कहीं भी कोई भी है और किसी तरीके से आप उसके साथ कुछ बदलाव करना चाहते हैं अपने रिश्तों में या कैसे भी, तो उसको आप अपने घर में प्लेस कर सकते हैं डिफरेंट पोजीशन पे, जैसा सब्जेक्ट हो। तो सर 1 घंटे का पॉडकास्ट तो ये है जी। ठीक है, तो सर पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। और कई लोग ये आपसे समझना चाहते हैं, सर नौकरी तो दिलवाने की आप बात करते हैं वास्तुशास्त्र के जरिए, लेकिन सर नौकरी चाहिए वो भी सरकारी, कैसे मिलेगी? सर 2 चीज़ें होती हैं। एक तो काल, यानी वक्त, जिस वक्त आप पैदा हुए उस वक्त आपके भाग्य में सरकारी नौकरी है या नहीं है। अगर आपका 10th हाउस और 11th हाउस बढ़िया है तो डेफिनेटली आप हकदार हैं सरकारी नौकरी के। अब अगर वास्तु खराब है तो नहीं मिलेगी। अब हमारी भाग्य में सरकारी नौकरी नहीं है, अब हम ये मान लेते हैं, हम दूसरी अवस्था में आ जाते हैं, तो हमें सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी? हमें सरकारी नौकरी ऐसे मिलेगी कि हमारा बेडरूम होना चाहिए ईस्ट में। ईस्ट में बेडरूम हो और उसके साउथ में हम सर रख के सोएं, साउथ वॉल पे अपना बेड लगाएं। और आप जितने भी काबिल हैं, जिस डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी चाहिए आपको, जिस डिपार्टमेंट में चाहिए, जो आपकी काबिलियत है उसके अनुसार, आप उस डिपार्टमेंट का एक चित्र लें, उसकी बिल्डिंग का एक चित्र लें और अपने से नॉर्थ में लगा दें। तो कहीं ना कहीं पहले 10%, 5%, 20%, 30% कोई ना कोई हालात बनने शुरू हो जाएंगे। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, 5-5 साल, 7-7 साल लगते हैं, उनको तो पहले दिन लगानी चाहिए। वो तैयारी भी करते रहें और वो उनको सपोर्ट करती रहे वो डायरेक्शन, और अल्टीमेटली वहाँ पहुँचेंगे। मैंने बड़े सारे केस अपने ऊपर ऐसे आजमाए कि मैंने किसी को चाहा कि मुझे ये कंपनी मिलनी चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए, मैंने उसको यूज़ किया और डेफिनेटली वो अल्टीमेटली वहाँ से कॉल मेरे पास आई। और ऐसे ही एक हमारे क्लाइंट की बेटी थी, तो चाहे वो मजाक में बोला, उसने मुझे कैसे बोला, कहते हैं अंकल मैं फॉरेन कंट्री जाना चाहती हूँ। मैं जाओ, कहते नहीं कंपनी की तरफ से जाना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैंने किस कंट्री में जाना चाहती हूँ? कहते जी उनके यूएस में उनके ब्रांच है, वहाँ जाना चाहती हूँ। मैंने कहा यूएस एयरलाइंस की कोई फ़ोटो लो और यहाँ लगाओ, उस पर कंपनी का नाम टाइप कर दो और लगा दो। शायद 1 साल बाद उसका फ़ोन आया, कहते हैं अंकल मैं कंपनी की तरफ से यूएस जा रही हूँ। तो सर बड़े सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे हम नित्य करते रहते हैं, डेली कोई ना कोई हमारे पास आते रहते हैं, तो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो ऐसे ही सर किसी को अगर चाहा और उसे जीवन में लाना है तो उसकी फोटो भी लगा सकते हैं। यस सर, यस। तो उसकी भी डायरेक्शन ऐसी रहती है। कई बार क्या होता है, हम जिसे चाह रहे हैं ना, वो हमसे साउथ में बैठा होता है, और जब साउथ में बैठा होता है तो हमारे लिए बड़ी हार्ड पोजीशन हो जाती है उसे लाना। कहीं ना कहीं दिमागों में फर्क चल रहा होता है, एक दूसरे के प्रति द्वेष धीरे धीरे पैदा होने लग जाता है और झगड़े अक्सर ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपनी दोनों की फ़ोटो और नॉर्थ वॉल पे लगाई जाए। नॉर्थ वॉल का ही हम इतना ज़्यादा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एक वॉल ऐसी है, वहाँ एनर्जी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। जैसे हम अगर किसी कढ़ाई के अंदर पकौड़े तलने हैं तो उसमें हम तेल ज़्यादा डालेंगे तो बढ़िया से तले जाएंगे। इसी तरीके से वहाँ क्वांटिटी ज़्यादा होती है ऊर्जा की,
तो वहाँ जो भी चीज़ रखते हैं मल्टीप्लाई होती है। वहाँ चाहे आप धन रखिए, पैसा रखिए, कुछ भी रखिए, वो मल्टीप्लाई होती है। आपके संबंधों में मिठास आ जाती है। तो आपको अपनी दोनों की फ़ोटो, इकट्ठी फ़ोटो वहाँ पे लगानी चाहिए, जिससे कि आपके संबंधों में मिठास आए और आप आपस में जुड़ सकें। तो एनर्जीज के लिए आप नॉर्थ कहते हैं सर, घर की ओपन साइड के लिए आप साउथ कहते हैं नहीं, कि अगर घर लेना है तो हमें साउथ का लेना है, साउथ फेस का, साउथ फेस का लेना है। ओके, फ्लैट, घर ओके, नहीं। घर नहीं। हाँ हाँ, फ्लैट। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात में भी। हाँ, अगर फ्लैट आप ले रहे हैं, देखिए आपको रहस्य आज बता ही देता हूँ। हाँ, बताइए दीजिए सर। हम जब फ्लैट में जाते हैं, सबसे पहले हम कहाँ लैंड करते हैं? लिफ्ट लॉबी। एग्जैक्टली। उधर एक बहुत बड़ा जीना होता है, और जीने के बाद एक 2 3 4 लिफ्ट होती हैं, उसके बाद बहुत बड़ा एरिया होता है। आपका वो साउथ तो रहा ही नहीं। आपका जो साउथ था वो तो वहाँ चला गया लिफ्ट लॉबी के एंट्रेंस पे, जो आपके जीने से एंट्रेंस अंदर दरवाजा आ रहा है, वो तो वहाँ शिफ्ट हो गया। वो साउथ है अब आपका, आपने साउथ में ले लिया। अब जब साउथ, अब उसकी गणना कैसे होगी? आपका पूरा फ्लैट और लिफ्ट लॉबी, तब हम उसको लाइन मार के उसकी क्रॉसिंग करके तब हम निकालेंगे कि ये जो एंट्रेंस है किस पद पे है, किस जगह पे है। तो इसलिए रिकमेंड करते हैं कि साउथ फेसिंग। अब उनको सारी स्थिति को समझाना, सब कुछ समझाना तो बड़ा मुश्किल काम है ना जी, कि ये हम क्यों बता रहे हैं साउथ, ये साउथ कैसे है, ये साउथ कैसे नहीं है। तो इसलिए ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जब हर आदमी को, आम आदमी को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन सर, अगर घर में जब हम प्रवेश करते हैं, जी। सभी कहते हैं कि वही मुक्ति का द्वार है और वही विकास का द्वार है। घर में प्रवेश करते वक्त क्या हमें खास बात ध्यान रखना है, या कौन से ऐसे वास्तु के नियम हैं जिनको हमें अपनाना चाहिए ही चाहिए? सर, जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। प्रवेश, गृह प्रवेश। नया घर बनाया, हम प्रवेश कर रहे हैं। हम डेली काम पे गए, शाम को हम प्रवेश कर रहे हैं। जेल यात्रा के बाद हम प्रवेश कर रहे हैं। विदेश यात्रा के बाद हम प्रवेश कर रहे हैं। तो ऐसे शास्त्रों में कई गणनाएं हैं किस तरह के प्रवेश की हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें गृह प्रवेश की, नए घर में प्रवेश की, उसके लिए मुहूर्त निकाला जाता है। मुहूर्त क्या होता है? विशेष कार्य के लिए विशेष काल, उसे मुहूर्त बोलते हैं। तो एक विशेष काल की गणना की जाती है जिस टाइम पे हम उसमें प्रवेश करें और हमारा जीवन सुखद रहे। तो एक वो प्रवेश है, उसको हम गणना के अनुसार उसका काल निर्धारित करते हैं और उसके अंदर हम प्रवेश करते हैं। दूसरा प्रवेश है, रोज हम अपने घर पे आते हैं। हम बाहर गए और शाम को अपने घर पे हम बाहर से आए। वो प्रवेश जो डेली हम करते हैं, आप सर डेली जब भी अपने घर में आए, कोई ना कोई फल सब्जी जरूर लाए। जब फल और सब्जी, कोई इस तरीके की हरी सब्जी, कोई फल आपके साथ होगा, तो वैसी ही एनर्जीज आपके साथ आपके घर में घुसेंगी। अदरवाइज आप अगर अकेले सूखे किसी तरीके से अंदर एंटर करते हैं, तो दूसरी डिफरेंट टाइप की एनर्जीज जो आपके आसपास घूम रही थी वो अंदर जाएंगी। हालांकि विधान तो ये है कि जब आप घर में घुसें, डेली आप घर में घुसते हैं, तो आप स्नान करके घुसें। जब से कोरोना हुआ है तब से हम जितने घर प्लान करते हैं, तो हम अब जो है एक वॉशरूम बनाने लग गए एंट्रेंस पे। आप आइए, वहाँ जाइए और साफ़ सुथरा होइए और अपने घर में प्रवेश कीजिए। प्रोसीजर शुरू से यही है कि जब भी आप आएँ, घर के बाहर आपने नोटिस किया होगा, गांव में अगर आप जाते हैं, बाहर हैंडपंप लगाया, कुछ लगाया, आदमी आते ही कपड़े उतारता है, अपना सामान एक चारपाई पे रखा और पहले नहाता है, उसके बाद घर में प्रवेश करता है। तो सिस्टम यही है। हमें डेली अगर आना जाना इस तरीके से है, पर इतनी व्यस्तता आज हो गई है कि सब चीज़ें तो आदमी भूल ही जाता है ना, और वही थके मन से, टूटे दिल से, टूटे शरीर से अपना घर में प्रवेश कर जाता है। तो बेहतर होगा कि आप घर के बाहर एक चेयर रखें, अपने एंट्रेंस के बाहर। आप कुछ देर वहाँ बैठें, अपने शूज़ वगैरह उतारें। जब आप कुछ देर वहाँ बैठेंगे, एक अगर फ़ैन लगा देंगे, आपके आसपास जितनी एनर्जीज होंगी वो थोड़ी आपसे दूर चली जाएंगी, और उसके बाद आप कुछ टाइम 5-7 मिनट बैठने के बाद घर में प्रवेश करें। ज़्यादा बात है, थोड़ा सा हाथ धो लिया, मुंह धो लिया, पैरों पे छींटे मार लिए, तो अगर ऐसी आप व्यवस्था रखते हैं तो डेफिनेटली आपको लाभ होगा और आप देखेंगे प्रसन्न चित्त से आप अंदर एंटर करेंगे। सर, आपने तो बताया कि घर में प्रवेश करते वक्त फल या सब्जी या फूल कुछ हो तो ऐसी एनर्जी आती है। कोई इंटरनेट पे समझा रहा था कि अगर दारू की बोतल के साथ प्रवेश करते हैं घर में तो शुक्र मजबूत हो जाता है।
सर अब मैं क्या बोलूँ ऐसे लोगों के लिए। दारू की बोतल का प्रवेश करते करते क्या हो जाता है, एक बच्चे को, मैं अपने बच्चे के लिए स्कूल गया हुआ था उसके, तो एक बच्चे को पकड़ के बिठा रखा था, लड़की थी। अच्छा। उसको पकड़ के बिठा रखा था, क्या जी, दारू पी रही थी क्लास में। उससे पूछा कि उसके पेरेंट्स आए, तो टीचर ने उससे पूछा कि जी आप दारू पीते हो? कहता नहीं। कहते बच्ची दारू कहाँ से लाई? बच्ची से पूछा गया कि जी पापा को किसी ने गिफ्ट दी थी, तो हमने सोचा पता नहीं क्या चीज़ है, इसको हम टेस्ट करने के लिए लेके स्कूल में आ गए। सब लड़कियों ने उसको शेयर किया। तो सर जब इतनी खतरनाक चीज़ है कि जो आदमी को अस्त व्यस्त कर देती है, सोचने समझने की क्षमता को हास कर देती है, तो उसको आप बोतल लेके जाकर शुक्र मजबूत करेंगे अपना? और कोई रास्ता नहीं आपका शुक्र मजबूत करने का। दही है आपकी और चांदी है और बड़ी सारी चीजें हैं, आप लेके आइए ना। आप सिर्फ दारू से ही शुक्र मजबूत होगा? हद कर दी सर। मतलब ऐसी जहालत वाली बातें तो मैं क्या कहूँ। आज जिस चीज को हम विनाशकारी चीज मानते हैं, उससे तो लोग शुक्र मजबूत कर रहे हैं। कहाँ जाएगी ये दुनिया, कहाँ अंत होगा इसका, मैं आपको बता नहीं सकता हमारे पास कैसे कैसे केस आते हैं। अभी कल ही हम किसी के मीटिंग में थे, कहता जी सारे काम छोड़ दो, बहुत धन दौलत, बड़ी प्रॉपर्टी। कहता जी बेटे की दारू छुड़वा दो। मैंने कहा जी बेटे को कहना नहीं है हमने कि दारू छुड़वा दे, छूट जाएगी। अच्छा, ये पक्की बात है। मेरे क्लाइंट होते थे, तो 5 साल में उनके साथ रहा। मुझे कहते थे महेश जी मैं दारू छोड़ दूँ? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बने इसीलिए हो शराब पीने के लिए, खूब पियो। तो उन्हें अचंभा तो लगा होगा कि एक आदमी ऐसे काम करता है, मुझे कह रहा है शराब पियो। चलिए जी भाई, बात आई गई हो गई। कहते जी मैं नॉन वेज छोड़ दूँ? मैं नहीं, तुम बने इसीलिए हो, खूब खाओ। मैंने कहा अगर तुम नहीं खाओगे तो इतना कूड़ा संसार में हो जाएगा जानवरों की लाशों का, उसका क्या होगा? अगर ये भक्षी ना हो, मांस खाने वाले ना हो, तो क्या होगा? चलो जी। सट्टा भी खेलता था। कहता जी मैं सट्टा जुआ छोड़ दूँ? मैंने नहीं, बिल्कुल नहीं। उससे बड़ा आश्चर्य हुआ, यार ये बंदा क्या है, मेरे को बर्बाद करना चाहता है, आबाद करना चाहता है। पूजा पाठ बहुत करवाता था। एक पंडित उन्होंने फिक्स किए हुए थे, वो डेली सुबह आते थे ऑफिस में, खूब पूजा पाठ, बहुत अच्छी पोजीशन पे थे वो। अच्छा। एक दिन मुझे मिले कुछ साल के बाद, शायद हो गए होंगे 3-4-5 साल। क्या हाल है जी, क्या हाल है जी? ठीक है जी। मैंने कहा और दारू वारू सब कैसा चल रहा है? सब छोड़ दिया जी, पूजा भी बंद कर दी। मैंने उनको बोला था, मैंने कहा अगर आपको वास्तु पे विश्वास नहीं है, आपके पास जितनी धन संपदा है नोट कर लीजिए एक कागज के ऊपर, और जिस घर में मैं रहता हूं वहां आके 1 साल रह लो, आपको समझ आ जाएगी वास्तु क्या है। कहते जी फिर आप ऐसे खराब घर में क्यों रहते? मैंने कहा मैं रिसर्च में हूं। आज उस शख्स ने सारे काम छोड़ दिए हैं और पूजा पाठ भी छोड़ दिया है। तो हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती, करने की जरूरत पड़ती है। मैंने उनके घर में वो इंतजाम कर दिया था कि ये शख्स बुराइयों से निकल जाए। तो इसलिए कह के किसी से दारू छुड़वाना और कह के किसी से कोई काम कराना नहीं सर, फिर क्या फायदा। पर आप गारंटी के साथ दारू छुड़वा देंगे? यस सर। कितने दिन में छूट जाएगी सर? डिपेंड करता है वो कितने टाइम से, कितनी पुरानी बीमारी है, उस पर डिपेंड करता है। सर 2 पॉडकास्ट में लास्ट में हमने एक में छत की बात की थी और एक में हमने दरवाजे की बात की थी, लेकिन इस बार लोग आगे बढ़ के जी जानना चाहते हैं कि घर के कमरे के आकार कैसे हो। क्या हर कमरा एक जैसा हो, अलग अलग हो, या जो वहां रहने वाला है कमरे का आकार उसके हिसाब से हो? देखिए सर, शास्त्रों में तो यही नियम है कि कमरे का आकार रहने वाले के हिसाब से होना चाहिए। अच्छा। उनकी लंबाई चौड़ाई सबके लिए अलग बताई गई है। पर आज अगर हम आधुनिक युग की बात करें तो बड़ा डिफिकल्ट है। कुछ भवन की संरचनाएं बदल जाएंगी, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। पहले तो ये एक्चुअली वास्तु जो सीमित था, राजा महाराजाओं तक ही सीमित था, ये जनरल लोगों के लिए नहीं था। फिर ये कुछ यज्ञ वेदियों के लिए इसका यूज़ किया जाता था। तो आज की डेट में अगर हम इन सब चीज़ों पे जाएं तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसे प्लान करना, उस लेआउट को तैयार करना। तो इसलिए बजाय इसके अगर हम सिर्फ डायरेक्शंस को फॉलो कर लें, अच्छा, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सीमित हम लोगों के पास ज़मीनें हैं, उस टाइम तो ज़मीनें बहुत होती थी, बड़े बड़े महल बने हुए हैं, उनमें होता था।
कि राजा का कमरा है तो इसका माप ये होना चाहिए, रानी का कमरा है तो इसका माप ये होना चाहिए, राजकुमार का है तो इसका माप ये होना चाहिए। तो आजकल बड़ा मुश्किल हो गया है। अब वो रजवाड़े भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं सब। और आपने नोटिस किया होगा ज़्यादातर त्रास अब उन महलों में ही होने लग गए। तो कितना ही बड़ा घर हो, जहाँ कितने ही आलीशान भवन हो, जहाँ बेसमेंट आ गई वहाँ तो सर्वनाश निश्चित है, चाहे वो व्हाइट हाउस ही क्यों ना हो। तो सर किसी मरते हुए व्यक्ति का कमरा बदल के उसकी जिंदगी को बचाया जा सकता है? बिल्कुल बचाया जा सकता है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला कि मृत्यु क्या है। मृत्यु जब हमारा शरीर चलने लायक नहीं रहता, वो मृत्यु है। ठीक बात। अब अनावश्यक रूप से जब बॉडी के अंदर ऐसे चेंजेस आ जाए, बॉडी फिट है उसके बावजूद भी कि आदमी के एक अंग दो अंग खराब होने लग जाए, शिथिल होने लग जाए, तो आपके पास मौका है ना, आप कर सकते हैं ऐसा। उसके हिसाब से उसका रूम चेंज कीजिए, डेफिनेटली टाइम मिलेगा। और जिनके पास रूम्स ही ना हो सर ज्यादा, सर किसी आश्रम में चले जाएं। आजकल बहुत आश्रम ऐसे फ्री हैं जिसमें आप जा सकते हैं, रह सकते हैं। अपने घर में जैसे मैं बोलता हूँ कि छत पे व्यवस्था करें, ओके, वहाँ सोया जा सकता है। ये सिर्फ सोने का विज्ञान है। अगर आप सो रहे हैं तो आप चार्ज हो रहे हैं। अच्छा, आप जिस एनर्जी से चार्ज हो रहे हैं आप वैसा बिहेव कर रहे हैं। बड़ी सिंपल सी थ्योरी है। तो अगर एक एनर्जी उनको दुखद स्थिति में ला रही है तो यस, उस एनर्जी को चेंज करके उन्हें बचाया जा सकता है। तो ये स्थिति आ सकती है। तो दिन में सोने से भी चार्ज होते हैं सर, वो भी फायदा? यस। अच्छा, जब मर्जी सिर्फ सोने से ही होता है। हमारे जो शरीर के पुराने एटम हैं वो टूटते हैं, खत्म होते हैं, और नए एटम क्रिएट होते हैं और पुराने रिचार्ज होते हैं। तो ये सोने से ही ये स्थिति हमारे शरीर में लागू होती है। सर कई व्यूअर्स ये भी जानना चाहते हैं, तुलसी जी का हमारे जीवन में क्या महत्व है? हालांकि अब घर वैसे नहीं रहे, पहले आंगन में तुलसी जी को रखते थे हम, लेकिन अब तो तुलसी जी आंगन से बालकनी में शिफ्ट हो गई हैं। तो सर क्या बालकनी में रखना ठीक है या कैसे रखें? और क्या तुलसी का प्लांट, हालांकि आस्था का विषय है, वो होना ही चाहिए घर में? देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि ये सब चीज़ें ना, क्या हुआ जब लोग मानते नहीं थे ना किसी चीज़ को, तो उसे आस्था से जोड़ दिया जाता था, भगवान से जोड़ दिया जाता था। हाँ, जिससे कि उनके मन में भय उत्पन्न हो जाए और वो इस चीज़ को मानने लगे। प्लांट है। ओके, सबसे पहले तो आप ये समझ लें, निसंदेह कि तुलसी एक ऐसा प्लांट है जो हमारे लिए समझ लीजिए प्राण फूंकने का काम करती है, औषधीय भी है। तो उसको बजाय आस्था से जोड़ने के आप उसकी केयर कीजिए, वो आपकी केयर करेगी। आप अपने बगीचे में नॉर्थ ईस्ट में लगाइए ना तुलसी, आपको ज़्यादातर बीमारियों में अपने आप रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। आप यूज़ कीजिए ना इसको, इसका काढ़ा बना के पीजिए, इसको खाइए, जैसे मर्जी आप यूज़ कीजिए। इसके बड़े सारे नियम हैं, आप उनको फॉलो कीजिए। तो एक गुणकारी पौधा है, आप इसको जैसे मर्जी यूज़ करें। आप ये कहें कि जी तुलसी, मैंने जैसा बताया कि इसको आस्था से जोड़ दिया गया, धर्म से जोड़ दिया गया, लोगों को डरा के कि इसको आप संभालें। पहले ऐसे होता था, पहले वैदिक युग था, फिर पौराणिक युग आया। जब पौराणिक युग आया तो उसमें कथाओं के सहारे लोगों को समझाई गई बातें, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करने से ऐसा हो जाता है, वो राजा था उसने ऐसा किया, वो मर गया, उसने ऐसा किया, वो ऐसा हो गया। तो ये पौराणिक युग था। तो इसलिए तुलसी को अगर हम एक अच्छा प्लांट मान के यूज़ करें, उसके गुणों को अपने अंदर समाहित करें, तो इससे बड़ी अक्लमंदी वाली बात नहीं होगी। ठीक है सर, लास्ट पॉडकास्ट में आपने कुंडली जागृत करने का दावा किया था जी। तो कई लोगों ने पूछा कि ये धन कुंडली क्या होती है, और क्या धन कुंडली के जरिए हम पैसों की धन कुंडली तो मैंने कभी बात नहीं की। अच्छा, नहीं आपने बात नहीं की, उसके आगे का एक्सटेंशन है, लोगों ने खुद पूछा है कि हमने सुना है कि भाई धन कुंडली भी कुछ होती है, तो क्या है सर ये धन कुंडली कुछ होती भी है कि नहीं होती है? देखिए, एक नियम है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, उसमें आपको पिता की कुंडली बना सकते हैं, उसमें हम माता की कुंडली बना सकते हैं, उसमें हम बच्चे की कुंडली बना सकते हैं, उसमें आप धन की कुंडली बना सकते हैं, उसमें रोजगार की कुंडली बना सकते हैं। अच्छा। उसमें आप जो चाहे जितने भाग हमारे जीवन के होते हैं सबकी कुंडली बना सकते हैं। तो इसी तरीके से जब हम धन कुंडली की बात करते हैं तो हम धन स्थान को यानी दूसरे भाव को हम लगन में बिठा लेते हैं। अच्छा। और जब हम लगन में बिठा लेते हैं तो अब हम जो स्थिति ग्रहों की आएगी, जो उस लगन को पीड़ित या प्रभावित कर रहे होंगे, वो आपकी धन कुंडली बन जाएगी। उससे आपकी धन की स्थिति का जायजा लिया जा सकता है कि आपकी स्थिति ये है और आने वाले समय में या बीते हुए समय में धन की स्थिति ये रही थी और रहेगी। तो वो धन कुंडली हो सकती है। सेम
जैसे हमारी ये कुंडली होती है वैसे ही हमारे घर की भी एक कुंडली होती है। तो उसी तरीके से मैंने बताया कि अगर दूसरा भाव हमारा नॉर्थ ईस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट हमारे घर का जो है उसको अगर हम लगन मान के चलेंगे तो यस हमारे धन की स्थिति हमें स्पष्ट मिल जाएगी, वो धन कुंडली होती है। तो सर 2025 को लेके कई इंपॉर्टेंट भविष्यवाणियां लगातार लोग कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और कुछ कुछ चीजें होती भी जा रही हैं। AR रहमान की भी सर तबीयत इन दिनों बहुत खराब है सर। जैसा मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी बोला था कि ए इनिशियल और जो इससे प्रभावित मेष राशि से प्रभावित लोग हैं वो क्राइसिस में आने वाले हैं। तो डेफिनेटली AR रहमान को मैंने स्टडी किया हुआ है, तो ये भी मेष राशि के हैं और इनके लिए भी समय खतरनाक हो सकता है। कोई भी अवस्था आ सकती है। हालांकि इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है देख के लगता नहीं कि किसी बहुत ज़्यादा धाराशायी होंगे, पर फिर भी इन्हें तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो सर 2025 में किन किन लोगों के लिए वाकई खतरनाक स्थिति बनती जा रही है? मेष राशि का तो जिक्र आपने किया, लेकिन उसके अलावा कौन कौन सी राशियां ऐसी हैं? सर कभी सोचा नहीं। राशियों की अगर हम बात करें तो राशि सबसे पहली राशि तो ये मेष राशि है जी। इसकी स्थिति बहुत खतरनाक, सबसे ज़्यादा खतरनाक इसी की है। थोड़ी सी सिंह राशि है, उस पर दबाव आएगा, और वो भी कोई बहुत ज़्यादा आता नज़र नहीं आ रहा। ठीक है। तो सर 2025 में अगर हम देश और विदेश की कुछ प्रमुख घटनाएं समझें, क्या वहाँ पे कोई उथल पुथल आपको दिखाई दे रही है? क्योंकि ट्रम्प को लेके कई तरीके की बातें होती रहती है कि अमेरिका के हिसाब से भारत का रिश्ता शायद कुछ शिथिल हो जाए, कुछ कमज़ोर हो जाए। क्या ये स्थिति समझ में आती है सर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा सर। देखिए मैंने पहले भी कहा था, ट्रम्प अपने पिछले समय के कारण दोबारा से सत्ता में आए। ओके। और सत्ता में आने के बाद आपने ऐसी बहुत कम वारदात सुनी होंगी कि कोई सत्ता में आया और आने के बाद साल भर के बाद उसको उठा के फेंक दिया गया या सत्ता परिवर्तन हो गया, बहुत कम। हालांकि 25-26 में सत्ता परिवर्तन के योग बने आ रहे हैं। अच्छा। किसी भी देश में ऐसा हो सकता है, पर अमेरिका में ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो ट्रम्प अपना पूरे 5 साल कंप्लीट करेंगे, अपना जो भी इनका टेन्योर है वो कंप्लीट करेंगे। तो मोदी जी के बारे में भी बहुत बोला जा रहा है, जी ये छोड़ देंगे, इनके साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ नहीं होता सर। मोदी के ऊपर इससे ज़्यादा समय खराब समय आया, कुछ नहीं हुआ। तो आज भी कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो चलते चलते सर एक सवाल और, टूटती हुई शादियों को कैसे बचाएं वास्तु के जरिए? सिंपल सा मेथड मैंने पहले भी बताया, एक पलंग पे ना सोए। अच्छा। अलग लगा ले पलंग अपना। सर अलग सोएंगे तो कहीं फिर शादी ना टूट जाए? नहीं सर, नहीं टूटेगी, ये गारंटी है। नहीं टूटेगी। आप पलंग सेम रूम में लगाइए। एक ट्विंस बेड आते हैं, अलग अलग बेड होते हैं। आपने करना सिर्फ ये है कि अपने हस्बैंड से ईस्ट में या नॉर्थ में अपना बेड लगाना है। कुछ ऐसी व्यवस्था करें तो आप देखेंगे। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि पति को वश में करने का रहस्य। उसमें यही बताया था कि आप जब जब आपके हस्बैंड से डाउन एरिया में यानी नॉर्थ ईस्ट में रहेंगे, नॉर्थ में या इसमें सोएंगे, हस्बैंड आपके पीछे पीछे भागेगा। तो ऐसी स्थिति में तो सर शादी टूटने का मतलब नहीं। और अगर उल्टा कहीं हुआ तो कोई बचा ही नहीं सकता ना सर। तो कहीं और भाग रहा होगा। वो नहीं सर, छूट जाएंगे, साथ छूट जाएगा। भागने वागने तो छोड़ दीजिए, अगर अदरवाइज जिंदगी नरक। ठीक है। लेकिन सर आखिर में बताइए, वास्तु में कोई ऐसा उपाय है जिससे डॉक्टर महेश गुप्ता को बार बार पॉडकास्ट में बुलाया जाए? कौन से नॉर्थ ईस्ट में दिया जला दूं, कौन से साउथ में दिया जला दूं? कुछ नहीं सर, आप जब बोलेंगे तब हाजिर हो जाएंगे। ठीक है। तो अगले शुक्रवार फिर हम मिल रहे हैं सर शाम 6 बजे। आपके हाथ में चिराग दे दिया है, आप घिसी और जिनकी तरह हाजिर हो जाएंगे। ठीक है सर, ये चिराग में सारे व्यूअर्स को भी दे रहा हूँ पिक करके। थैंक यू सो वेरी मच सर आने के लिए। तो फिर आज के इस पॉडकास्ट को समेटना है, लेकिन शुक्रवार शाम 6 बजे एक नया पॉडकास्ट हमेशा हम आपके लिए लाने की कोशिश कर रहे हैं और ये आगे भी करते रहेंगे। नए विषयों पे आपकी बातचीत शुक्रवार शाम 6 बजे। बस ये पेन डाउन कर लीजिए समय, क्योंकि इस दिन नया पॉडकास्ट वास्तु ग्लोबल पे आता है और आप हमारे साथ नए विषय के जरिए जुड़ते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो डॉक्टर महेश ने चिराग दिया है वो खिंचते रहिए और हमको बुलाते रहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और हाँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।